बोधगया विधानसभा गया जिले के गया लोकसभा के ही एक विधानसभा सीट में से एक है और वहां कुमार सर्वजीत आरजेडी के विधायक फिलहाल हैं। अब वहां समीकरण क्या कुछ होंगे और वहां जो जातीय समीकरण है वो इन चुनावी समीकरणों को किस कदर प्रभावित करते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, बोधगया के समीकरणों को इस बार किस तरह से देख रहे हैं और जो पिछला रिकॉर्ड रहा है वो क्या बताता है? देखिए, जो बोधगया विधानसभा क्षेत्र की अगर बात कीजिए तो यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है और यहाँ जो निर्णायक की भूमिका में हैं वो अनुसूचित जाति के वोटर्स ही हैं। लगभग 36% वोटर्स जो हैं वो अनुसूचित जाति से आते हैं। लेकिन एक बात और भी है कि जो एससी वोट्स होते हैं वो ब्लॉक में पड़ते हैं, मतलब कि मांझी वोटर्स एक तरफ जाते हैं, इसी तरह से पासवान हैं, रविदास समाज के जो वोटर्स हैं वो आमतौर पर महागठबंधन की तरफ शिफ्ट होते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर भी दिखती हैं। लेकिन जो समीकरण आप देखते हैं, आप पिछले 2 बार से लगातार जो है कुमार सर्वजीत आरजेडी प्रत्याशी वो बोधगया में लालटेन जला रहे हैं और इसका मतलब है कि यहाँ का समीकरण जो है वो आरजेडी को फेवर करता हुआ दिखता है। हालांकि अगर आप बोधगया के स्वभाव के बारे में देखें, मिजाज के को समझें और इसका इतिहास देखें तो आपको दिखेगा कि ये किसी पर बहुत विश्वास करता नहीं दिखता है और ये सब पर विश्वास भी करता है। कहने का मतलब ये कि जो बोधगया विधानसभा की सीट है यहां पर कांग्रेसी विचारधारा की भी जीत हुई, वामपंथ की भी जीत हुई, दक्षिण पंथ भी यहां पर कामयाब रहा है और सोशलिस्ट पार्टियां भी कामयाब रही हैं। यहां तक कि निर्दलीय भी चुनाव यहां से जीते हैं। सिर्फ पहले 5 चुनावों में ही 4 विचारधारा को जीत मिल गई। अगर आप देखिए यहां पर तो 1957 में यहां जब पहली बार चुनाव हुआ तो शांति देवी कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीतती हैं। अगली बार सोशलिस्ट को कामयाबी मिल गई, स्वतंत्र पार्टी के कुलदीप महतो चुनाव जीतते हैं। इसके बाद फिर आप 1969 में भारतीय जनसंघ को, मतलब कि दक्षिणपंथी विचार को कामयाबी मिली, यहां से कलीराम जीते 1969 में और 1972 में बालिक राम वामपंथी होते हुए चुनाव जीते, मतलब सीपीआई के टिकट पर चुनाव जीते। तो पहले 5 चुनावों में ही 4 विचारधारा को जो है बोधगया ने जीत दिलाई है। तो बोधगया विधानसभा सीट जो है इस तरह से दिखती है। एक और दिलचस्प बात है कि कुमार सर्वजीत पहले विधायक बने हैं जिनको लगातार 2 जीत मिली है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बोधगया जल्दी जल्दी अपने विधायक बदलता है। लगातार 2 जीत सिर्फ कुमार सर्वजीत को मिली है, उससे पहले किसी को नहीं मिली है। और जब आप सर्वाधिक जीत की बात करते हैं तो कुमार सर्वजीत इन 2 जीत के अलावा एक बाई इलेक्शन भी 2009 में जीत चुके हैं, तो उनको 3 जीत मिली है और बालिक राम को 3 जीत मिली है। तो किसी ने भी 3 से ज्यादा जीत हासिल नहीं की है इन दोनों के अलावा भी। तो कहने का मतलब यह कि अगर कुमार सर्वजीत इस बार जीत हासिल करते हैं तो उनके लिए जीत का चौका होगा, तो यह भी एक रिकॉर्ड बनेगा जैसा पिछली बार उन्होंने बनाया था। लेकिन क्या वो जीत का चौका लगा पाएंगे या इस बार जो है वो कैच हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि जो स्वभाव है बोधगया का और जिस तरह से उन्होंने जो है जल्दी जल्दी विधायक बदले हैं, आप कह सकते हैं कि इस सीट पर जो है चुनाव या संघर्ष जो है वो रोचक होगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से जीतन राम मांझी जो है वो बढ़त लेने में कामयाब हुए थे। बोधगया सीट की बात करें तो 1962 तक यह सीट सामान्य सीट थी। 1967 से यह अनुसूचित जाति आरक्षित सीट जो है यहां पर बनी है। कुल 18 चुनाव यहां पर हुए हैं उपचुनाव को मिलाकर, जिसमें सबसे सफल पार्टी आरजेडी है जिसको 5 बार कामयाबी मिली है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि यहां के समीकरण आरजेडी को सपोर्ट करते हैं। सीपीआई को 3 बार कामयाबी मिली, बीजेपी और कांग्रेस
कांग्रेस यहां 2-2 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। एलजेपी, लोकदल, जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और निर्दलीय एक-एक बार यहां से चुनाव जीते हैं। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों को देखें और आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करें तो 2010 में यहां पर बीजेपी जो है वो जीत हासिल करने में सफल रही थी। श्यामदेव पासवान उनके कैंडिडेट थे और 54,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे और उन्होंने तब कुमार सर्वजीत को ही पराजित किया था। लेकिन तब कुमार सर्वजीत एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि 2009 के बाई इलेक्शन में भी वो एलजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे, तो सिटिंग विधायक थे, चुनाव लड़े। लेकिन श्यामदेव पासवान ने 11,213 वोटों की जीत हासिल की। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन गया, तो जेडीयू भी जो है वो आरजेडी कांग्रेस के साथ एक छाते के नीचे था। ऐसी परिस्थिति में यह सीट जो है आरजेडी को गई और कुमार सर्वजीत ने एलजेपी से पाला बदला और वो आ गए आपको आरजेडी में, और समीकरण और अंकगणित उनके पक्ष में थे और तब उन्होंने लगभग 50% वोट लाए, 49.98%, और उन्होंने श्यामदेव पासवान को जो है 30,473 वोटों से पराजित कर दिया। लेकिन जब 2020 में परिस्थितियां बदली तो उस वक्त जो है जो नया महागठबंधन बना उसमें लेफ्ट शामिल होता है और जेडीयू निकलकर वापस से एनडीए की तरफ जो है वो चला जाता है। लेकिन जेडीयू जब महागठबंधन से निकलता है तो वो अपने वोट लेकर निकलता है। 2015 में श्यामदेव पासवान को 31.5% वोट आए थे, लेकिन 2020 में हरि मांझी को 39.5% के आसपास वोट आए, बीजेपी प्रत्याशी को 39.4%। तो ये जो 8% वोट एनडीए के बढ़े वो घटे कहां से? वो घटे कुमार सर्वजीत के वोट से, जिनको पिछले चुनाव में लगभग 50% वोट आया था। 2020 में 42% के आसपास ही वोट आया। हालांकि जीत उन्हें मिली लेकिन एक क्लोज फाइट थी। 4,708 वोटों से कुमार सर्वजीत जो है वो चुनाव जीतते हैं 2020 में। लेकिन एक दिलचस्प बात यह थी कि हार जीत का मार्जिन 4,708 था, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रत्याशी थे आरएलएसपी के अजय पासवान, वो 9,000 से ज्यादा वोट लेकर आए थे। अगर वो वोट जो है वो एनडीए के वोट के साथ जुड़ जाते तो परिणाम बदल सकता था। अब इस बार क्या है कि अब इस बार जो है उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, तो ऐसी परिस्थिति में बोध गया से एनडीए को काफी उम्मीदें हैं। और जब लोकसभा में यहां से हम सेकुलर के जीतन राम मांझी को यहां पर कामयाबी मिली है तो एनडीए का उत्साह जो है वो बढ़ा हुआ है। और एक और दिलचस्प बात है कि ये वो सीट है बोधगया की जहां से जीतन राम मांझी विधानसभा का भी चुनाव जीते हैं। तो इस सीट पर एक उम्मीद एनडीए को है, लेकिन जैसे उम्मीद बढ़ी है जीतने की एनडीए की तो यहां पर दावेदार भी बढ़ गए हैं एनडीए की तरफ से। तो कौन कौन दावेदार होंगे इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो कौन कौन दावेदार होंगे, जनता क्या कह रही है, जनता अपने विधायक से कितनी संतुष्ट है और जनता के मन में क्या है, ये समझने की कोशिश करते हैं। बता रहे हैं वहां से हमारे संवाददाता। कुछ नहीं हुआ है। जैसे में क्या हुआ? हमको तेजस्वी चाहिए। क्यों तेजस्वी को? इसमें एक बदलाव चाहिए बिहार को। नीतीश कुमार किसने किया क्या? किए अपनी मर्जी से किए, जनता को कुछ फायदेमंद काम वोट दिया कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तेजस्वी को पसंद करेंगे। हाँ, हम तेजस्वी को पसंद करते तेजस्वी क्यों पसंद आपको? हैं। यंग है। ऐसे तो भैया हम दोनों में किसी ने पसंद करना चाहते हैं, पर बट नीतीश से सही है। रुआएंगे तो और कहानी खत्म हो जाएगा। नीतीश क्यों? नीतीश तो इसलिए कि भैया कुछ कुछ बहुत क्लीन
कुछ काम अच्छा किए भी है और कुछ भैया मिला जुला कर तेजस्वी को क्यों रोजगार का हमेशा बात कर रहे हैं नीतीश कुमार तो बस राम मंदिर बनाना, ये मंदिर बनाना, हॉस्पिटल नहीं देना, लोगों का इलाज के नहीं, जो शिक्षा का नहीं हो रहा परिवर्तन। सरकार तो जैसे चल रही है अपना बिहार में एनडीए का सरकार चल रही है अभी, वो भी अच्छे ही काम कर रही है अभी और आने वाले समय भी अच्छा करेगी। हमारे तेजस्वी जी हैं से जो भी बेरोजगार लड़कन है उस मुद्दे पर बात करते हैं और बाकी जो नीतीश जी के सरकार है वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। नीतीश कुमार के शासन में जितना अफसरशाही बढ़ा है, ये आम आदमी के जो ताकत मिलना चाहिए वो ताकत जो है से कमजोर हुआ है। किसी भी छोटा से छोटा काम के लिए एक तो है कि पदाधिकारियों के आगे पीछे चक्कर लगाना, बिना पैसा का कहीं आम आदमी का काम नहीं हो रहा है। तो जनता कहीं न कहीं व्यवस्था से नाराज दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि समीकरण क्या कुछ बनते हैं। राकेश जी, देखिए तथ्य ये निकलकर सामने आ रहे हैं कि मिला जुला रिएक्शन है और ज्यादातर जनता व्यवस्था से नाराज है। जनता के अपने मंतव्य हैं, लेकिन अगर आप यहां पर दावेदारों की बात कीजिए तो देखिए कुमार सर्वजीत जब महागठबंधन की सरकार बनी थी आरजेडी जेडीयू कांग्रेस की, तो उसमें मंत्री भी थे। तो आरजेडी की तरफ से अभी भी कुमार सर्वजीत का दावा जो है वो सबसे मजबूत है। हालांकि अजय पासवान भी कोशिश में लगे हैं, लेकिन एनडीए से कई दावेदार हैं। देखिए यहां पर जीतन राम मांझी अपने बेटे के लिए भी ये सीट चाहते हैं, प्रवीण मांझी के लिए, प्रवीण सुमन चाहे उनको कोई सीट एक्सचेंज करना पड़े, लेकिन इस सीट के प्रति उनकी रुचि है। और यहां पर मांझी वोटर्स जो हैं वो 18.5% के आसपास हैं, तो इसलिए उनकी दावेदारी है। बीजेपी से पिछली बार हरि मांझी लड़े थे, उनका दावा जो है वो बनता है। इसके अलावा विजय मांझी हैं, श्यामदेव पासवान हैं, सभी एनडीए से जो है वो यहां पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखना होगा कि एनडीए यहां किसे प्रत्याशी बनाता है और एनडीए से कौन सा दल यहां चुनाव लड़ता है, क्योंकि एलजेपीआर का भी दावा है, हम सेकुलर का भी दावा है, बीजेपी का भी दावा है, तो सभी की दावेदारी यहां पर है। लेकिन अगर यहां के जातीय समीकरण को आप देखिए तो जैसा मैंने आपको कहा कि अनुसूचित जाति के वोटर्स 35.72% हैं, जिसमें मांझी 18.5% हैं, मुस्लिम 7.3% हैं और यादव 22 से 24% हैं। तो एमवाई का एक स्ट्रॉन्ग चंक बनता है 30 से 32% का, राजपूत 4.5 से 5%, भूमिहार 4 से 4.5%, ब्राह्मण 1.5 से 2% और कायस्थ को भी इसमें मिला लीजिए तो 12-14% के आसपास ये आंकड़ा पहुंचता है। कुशवाहा और कुर्मी को मिलाकर 6 से 8% वोट है और वैश्य 5 से 7% हैं। तो जो एनडीए को जो जातियां वोट करती हैं परंपरागत रूप से, उनका आंकड़ा देखें तो वो 22 से 24% के आसपास ही पहुंचता है और अदर्स ओबीसी ईबीसी यहां पर 10 से 12% हैं। तो ऐसे में जो अनुसूचित जाति वोटर्स का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ निकाल कर ले जाएगा। हालांकि पिछली बार हरि मांझी को मांझी वोट्स मिले थे, तभी वो 39.5% तक पहुंचे थे। तो इस बार यही देखना है कि अदर ओबीसी ईबीसी और जो एससी वोट्स हैं उसमें से बड़ा हिस्सा किसको जाता है, क्योंकि कुमार सर्वजीत को भी ये इसका एक बड़ा हिस्सा जाता है और इस वजह से उनकी जीत होती है। तो एनडीए के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि कुमार सर्वजीत को लगातार तीसरी जीत से और कुल मिलाकर उनकी चौथी जीत से वो कैसे रोकता है। चलिए, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कुमार सर्वजीत के मुकाबले और प्रत्याशी कौन कौन होते हैं और जो तीसरा कौन बनेगा वो कितना प्रभावी होगा, इस पर भी समीकरण निर्भर करेंगे। तो